Good afternoon, dear students. Today we will discuss some case studies of Unit 10, Financial Market. Okay. So first case study is, this market helps to save time, effort, and money that both buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. मीन्स यहाँ पर वो मार्केट है जो टाइम भी सेव कर रही है, एफर्ट्स मनी सबको सेव कर रही है, ठीक है, दोनों के, बायर्स और सेलर्स के. हमें उस मार्केट का नेम यहाँ पर गेस करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ भी स्पेंड किए बिना हम ये सब कुछ सेव हो रहा है. तो नेम द मार्केट एंड आइडेंटिफाई द फंक्शन बीइंग रेफर्ड टू, कि उसका फंक्शन का नाम भी बताना है जिसमें हमें कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ रहा, उसके बावजूद हमें सब कुछ यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो वो मार्केट का नेम आपको यहाँ पर गेस करना है. तो वो कौन सी मार्केट है ये सबको पता है, फाइनेंशियल मार्केट. ओके. और इसमें जो मेन फंक्शन इसमें जो यूज किया गया है वो कौन सा है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. ओके. तो आंसर भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे. आप सिर्फ केस स्टडीज को समझना शुरू करो कि कैसे उसको आपने एक बार उसको रीड करके उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है. अंडरस्टैंडिंग की यहाँ नीड है. अगर आपको चैप्टर समझ आया तो आप केस स्टडीज भी इजिली आप कर पाओगे. आगे है क्वेश्चन नंबर 2. One of the functions of Securities and Exchange Board of India is promotion of fair practices and code of conduct in securities market. तो इसमें ये एक मेन फंक्शन की बात की जा रही है सेबी की. सेबी का मेन फंक्शन क्या है कि वो फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. स्टेट द कैटेगरी टू विच द फंक्शन बिलोंग्स एंड स्टेट एनी 2 अदर फंक्शंस ऑफ दिस कैटेगरी. पहली बात तो ये बताना है कि किस फंक्शन, ये जो बात है ये किसके अंडर आती है. तो 3 टाइप के फंक्शंस थे आपके, अगर आपको बुक में मैंने कराए थे लास्ट में सेबी के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनमें से ये कौन सा फंक्शन है, ये है प्रोटेक्टिव फंक्शन. ओके. प्रोटेक्टिव फंक्शन के आपको और भी कुछ अदर जो पॉइंट्स हैं वो आपने इसमें से डिस्कस करने हैं. एक तो उन्होंने बता ही दिया है, बाकी उनमें से कोई भी 2 आप और इसमें मेंशन कर सकते. ऐसा नहीं है कि जो आंसर इसमें लिखा है आपको वही लिखना है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स है तो आप कोई भी अदर 2 ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. Foods India Limited is a company engaged in the production of packaged juice since 2010. Over this period, a large number of competitors have entered the market and are putting a tough challenge to Food India Limited. इसको अच्छा मतलब क्योंकि competitors आएंगे तो obviously इसमें challenge face करना पड़ेगा. So to face this challenge and to increase its market share, the company has decided to replace the old machinery with the estimated cost of ₹100 crore. अब उसने सोचा कि क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के साथ उनको जो है आगे फेस करना है, सो दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि अपनी पुरानी मशीनरीज को वो क्या कर दें, चेंज कर दें. उसके लिए एस्टिमेट लगाया गया तो 100 करोड़ की जरूरत है उनको. तो टू रेज द फाइनेंस, और फाइनेंस रेज करने के लिए कंपनी डिसाइड कर रही है 9% डिवेंचर्स को इशू करने के लिए. So the finance department of the company has estimated that the cost of issuing, आपको मैंने बताया था कि जो ये शेयर्स और डिवेंचर्स हैं उनको इशू करते हुए जो कॉस्ट आती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, और वो भी काफी अच्छी खासी आ जाती है फ्लोटेशन कॉस्ट. तो यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ऑफ द कंपनी उसने एस्टिमेट लगाया है कि डिवेंचर्स को इशू करने में एस्टिमेटेड 10 लाख रुपीज का खर्चा आ जाएगा. ठीक है, डिवेंचर्स को इशू करने में. तो कंपनी वांट्स टू मीट इट्स फ्लोटेशन कॉस्ट. अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट को कैसे, कहाँ से पैसा लाया जाए 10 लाख का. ठीक है. तो अब आपको इसके लिए मैंने 5 मेथड्स कराए थे जिसमें मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे इसके. ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेशली फ्लोटेशन कॉस्ट को ही कवर करने के लिए जो यूज किया जाता है, वो है हमारा कमर्शियल पेपर्स. याद रखना इस पॉइंट को. तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट दैट द कंपनी में यू इशू फॉर दिस पर्पस. तो वो है फर्स्ट कमर्शियल पेपर्स. ठीक है. सेकंड है इसका क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज द इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन इन ए अबव ट्रेडेड. मतलब जो ए में यहाँ पर यूज किया गया है तो वो विच टाइप का है, तो वो आपको पता है मनी मार्केट का एक टाइप है. मनी मार्केट कौन सी होती है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए आपको पैसा चाहिए होता है. ठीक है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के कम के लिए. तो ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सेफ द इंस्ट्रूमेंट आर इन द मार्केट. कैसे ये सेफ है, क्योंकि कमर्शियल पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. So it is used by financially strong companies. वही अपने शॉर्ट पीरियड्स के लिए फंड्स को रेज करने के लिए कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे इनको यूज करते हैं. ठीक है.
तो इसलिए ये काफी सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य खोसला एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DLW लिमिटेड and Rajesh Puri, the finance manager, were discussing about revenue and investing the idle funds of the company. Aditya Khosla was of the opinion that money should be invested in the capital market, whereas Rajesh Puri being more conservative. ठीक है, इन दोनों में वो थोड़ा अलग है. Felt that it would be better if the investment was made in the मनी मार्केट. मतलब एक का ये सोचे कि वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और दूसरे का है कैपिटल मार्केट, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए. सो सिंस द इकोनॉमी वाज बियॉन्ड, द मैनेजिंग डायरेक्टर कन्विंस्ड राजेश दैट दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट टू गेट गुड रिटर्न्स. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इससे वो मार्केट का यूज कर सकता है ताकि लॉन्ग पीरियड के लिए उसको अच्छे यहाँ बेनिफिट्स हो सकते हैं. तो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड to invest the idle funds in the capital market. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, what kind of instrument should be company buy? कंपनी कौन से इसमें वो करना चाह रही थी, जो ये कैपिटल मार्केट में आप कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है. कैपिटल मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, डिवेंचर्स में हो सकती है, बॉन्ड्स में हो सकती है. तो कंपनी इनमें इन्वेस्ट करना चाह रही थी कैपिटल मार्केट में. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न. सर पेज नंबर बैक. यस, दिस वन. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि व्हाई इज द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न इन बियॉन्ड इकोनॉमी. तो यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट जनरली इज हायर. तो यहाँ पर लॉन्ग पीरियड के लिए उनको जो रिटर्न है उसकी यहाँ पर हायर चांसेस है इफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. और कैपिटल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न. अगर उसमें वो लॉन्ग पीरियड के लिए उसमें पैसा लगाएंगे तो उसमें वो ज्यादा चांसेस हैं रिटर्न आने के. सो बिकॉज द प्राइसेस आर जनरली राइजिंग, बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप उसमें प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं और श्योरिटी रहती है कि कुछ टाइम बाद उसकी जो रिटर्न्स है वो ज्यादा हो जाएंगी. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ सेफ आर द सिक्योरिटीज इन दिस मार्केट एज कम्पेयर टू द मनी मार्केट. तो ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो किस मार्केट में है वो कंपैरेटिवली उसको पूछ रहे हैं. तो हाउ सेफ. तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट कैरी हाई रिस्क, क्योंकि अगर लॉन्ग पीरियड के लिए आप लगाते हो थोड़ा रिस्क भी ज्यादा रहेगा. एज स्टॉक मार्केट इज हाईली वोलेटाइल बिकॉज इसमें बहुत जल्दी से चेंजेस अगर आ गए तो ये प्राइसेस कम भी हो जाते हैं. सो इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट कैरी लो रिस्क. वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, आपको भी पता है, और शॉर्ट पीरियड के लिए आप रिस्क भी आपका कम रहता है. ठीक है. और इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है गवर्नमेंट बैंक की. ठीक है, जो कि या फिर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की. तो ऑल्सो ड्यू टू हाई लिक्विडिटी और लो ड्यूरेशन ऑफ मेच्योरिटी इन मनी मार्केट, द इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट आर एट लो रिस्क. यहाँ जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो लो रिस्क पे हैं और जो कैपिटल मार्केट के हैं वो हाई रिस्क पे हैं. ठीक है, आप इनमें कंपेयर कर सकते हो. क्वेश्चन 5, फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट. 5 क्वेश्चन. ठीक है. तो यहाँ क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्रिएट करती है, एक्सचेंज करती है फाइनेंशियल एसेट्स को. इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स विद द इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्ट्स available funds into their most productive investments opportunity. So it also facilitates easy purchase and sale of financial assets through the stock exchange. The stock exchange not only facilitates buying and selling of existing securities, but also educates public about how their investment in the financial market can yield good returns. तो ये आपका क्या है इसमें फंक्शंस मेन इसमें क्या है. क्वेश्चन है, स्टेट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल मार्केट इन द अबव केस. आपको इसी केस में ही बताना है स्टूडेंट्स. एक्सक्यूज मी,
यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ फाइनेंशियल मार्केट का यहाँ मेन क्या है काम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें वो अपनी सेविंग, क्योंकि देखो हाउस होल्ड ये जो भी पर्सन है वो अपनी सेविंग जो भी उन्होंने की होती है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको यहाँ पर लाना है। तो मेन फंक्शन तो यही रहता है हम फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, यहाँ पर क्रिएट करती है फाइनेंशियल एसेट्स को, एक्सचेंज करती है। क्रिएट का मतलब शेयर्स को इश्यू करना, एक्सचेंज का मतलब फिर उनको बाय और सेल करना, ठीक है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है, स्टेट टू फंक्शंस परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मार्केट इन द अबव केस। पहला तो यही है इसमें जो आपने किया है फंक्शंस में, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट करती है इंटरमीडियरी एंड फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द सरप्लस सेक्टर्स। मतलब यहाँ पर जो सेव कर रहे हैं, और दूसरा है डेफिशिएट सेक्टर, यानी कि जो बिजनेस है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी का वर्क कर रही है फाइनेंशियल मार्केट, दोनों के बीच में काम करती है, ठीक है। और इट ऑफर्स वाइड चॉइसेस टू द सेवर्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। बहुत सारी इसमें वाइड चॉइसेस हैं कि वो चाहे तो शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, तो चाहे तो लॉन्ग पीरियड के लिए पैसे इन्वेस्ट करें, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जिसमें भी वो चाहें, ठीक है, वो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा जो भी ऑफर्स हैं वो किसकी तरफ से दी जा रही है, फाइनेंशियल मार्केट की तरफ से। तो ये फर्स्ट फंक्शन है इसका जो इसमें हमने इसमें भी आपकी केस स्टडी में यूज हुआ है। सेकंड है कि वो ये भी यहाँ बोला जा रहा है कि इस लाइन में देखो आप, इट ऑल्सो फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। इजिली हो जाता है, ठीक है, और इसमें इनको कोई भी कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ रही है, विदाउट एनी कॉस्ट उनको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो यहाँ पर एक और फंक्शन इसमें आप यूज करोगे, वो है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट मेक अवेलेबल, आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है, जस्ट आपको सिर्फ नेम ही मेंशन नहीं करना, आप उसमें पॉइंट को एक्सप्लेन भी करोगे। आप पॉइंट का नेम मेंशन करके उसको उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो फाइनेंशियल मार्केट मेक अवेलेबल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, जिससे आप सेल और परचेज करते हो किसी भी कैपिटल मार्केट के किसी भी सोर्स को सेल परचेज करते हो, कैपिटल मार्केट हो या मनी मार्केट हो, मतलब सेल परचेज करने का एक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन टू मोर फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज अदर देन दो स्टेटेड इन द अबव केस। तो आप कोई भी और दो फंक्शन इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी आपकी बुक में अवेलेबल हो, मतलब अभी ये अबव केस के ऊपर डिपेंड नहीं था, ये कोई भी आप अदर टू फंक्शंस इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 6। Nayyar is working as a PGT Commerce in a CBSE affiliated school of Kerala. One day, he was teaching about capital market in the class. He informed the class that during 1980, the capital market in India witnessed a tremendous growth because of increasing participation of the public. उसने बताया अपनी क्लास में कि 1980 में जो है बहुत अच्छी सी ग्रोथ हुई थी, तो बहुत सारी पब्लिक ने मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो दिस एवर इंक्रीजिंग इन्वेस्टर्स पॉपुलेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन led to a variety of malpractices on the part of companies. इसमें मतलब कुछ गलत अनफेयर जिसको आप प्रैक्टिसेस बोलते हो वो भी यूज की गई थी, ब्रोकर, मर्चेंट, बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एंड अदर इन्वॉल्व्ड इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो ये so these malpractices and unfair trading practices eroded investors confidence and multiplied investors grievances. तो इससे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई और थोड़ा सा जैसे गलत प्रैक्टिसेस हुई तो इससे उनका जैसे कॉन्फिडेंस नीचे आ गया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टॉक एक्सचेंज वर हेल्पलेस इन रीड्रेसिंग द इन्वेस्टर्स। अब गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा हेल्पलेस हो गई और स्टॉक एक्सचेंज भी हेल्पलेस हो गया इसको रीड्रेस करने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर पेनल्टी प्रोविजन इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्रोविजंस नहीं थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। So in view of this, the government of India decided to set up a regulatory body. तब भी गवर्नमेंट ने इसके उसमें डिसाइड किया कि इसमें कुछ रेगुलेटरी बॉडी किया जाए, यानी कि कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसमें बनाए जाएं।
ठीक है, तो नेम द रेगुलेटरी बॉडी विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप, उसका नेम बताना है अब आपको जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने किसके अंडर बनाए, दैट इज द सेबी। ठीक है, तो नेम आपको बताना है इसमें सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने। तो द विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप। सेकंड क्वेश्चन इज also state any three objectives of the regulatory body identified in part A। अब इसमें जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स इसके आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने हैं आपको ऑब्जेक्टिव सेबी के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बुक में भी कराए हैं, तो आप एक बार उनको भी एक बार रीड कर लो आपके पास अगर बुक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसमें मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। एक था रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ अनफेयर और मल प्रैक्टिसेस हुई हैं इस क्वेश्चन में जब हमने डिस्कस किया। तो सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो ये हुआ था 1980 में, जो भी हुआ ये स्टॉक एक्सचेंज के अंडर रेगुलेट नहीं हो रहा था। ठीक है, सेकंड थिंग इसमें ये था कि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन नहीं थी क्योंकि गलत तरीके से प्रैक्टिसेस की गई थी और इससे उनको लॉस हुआ और तभी इनका जो है बैड इफेक्ट रहा। ठीक है, थर्ड इसमें अगर मैं बात करूं तो ब्रोकर्स ने भी गलत प्रैक्टिसेस इसमें करी थी। तो अभी जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी का वो यही है कि ब्रोकर्स के ऊपर वो कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स एंड चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इंटरनली भी जो ट्रेडिंग है वो सही चल रही है या नहीं, ये हमारी सेबी यहाँ से चेक करती है। तो आप सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। Kaina, a beauty products e-commerce company, is diversifying into men grooming. It is also tapping the demand for beauty products in the fashion industry and amid professionals such as makeup artists. As it diversifies its online presence, Kaina is also expanding its physical presence. They have 41 outlets across 18 cities presently and plan to expand to 180 outlets. Each store requires a capital expenditure of 60 to 80 lakh rupee. उसने बहुत सारे यहाँ पर देखो स्टोर बनाए हैं और उसमें सब में बहुत सारा उसका पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। एंड द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रेज फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स बट नॉट डायरेक्टली टू द पब्लिक। अब वो और अपने रेज करना चाह रही है फंड्स को और वो करना चाह रही है इक्विटी शेयर्स के थ्रू, लेकिन डायरेक्टली पब्लिकली नहीं, रादर बाय ऑफरिंग देम फॉर सेल। ऑफरिंग देम फॉर सेल मतलब ये ऑफर फॉर सेल ही हुआ थ्रू ब्रोकर्स के थ्रू ये ऑफर देना चाहती है। Okay, so identify the briefly explain the method of flotation followed by the company। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है उस मेथड का नाम जो फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने में इसकी हेल्प करेगा। वो ऑफर फॉर सेल को यूज करना चाह रही है। तो ऑफर फॉर सेल आपका एक मेथड है, आपको पता ही है, शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्योंकि इक्विटी वो इक्विटी इश्यू करना चाहती है, इक्विटी को इशू करने के लिए ही उसको काफी कॉस्ट आ जाएगी। तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए उसको कौन सा मेथड यूज कर रही है, वो ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो ऑफर फॉर सेल इज द शॉर्ट पीरियड आपका मनी मार्केट जो आपका शॉर्ट पीरियड के लिए आपका एक मेथड फ्लोटिंग उसका एक मेथड था। ठीक है, और सेकंड इसमें क्वेश्चन है जो ऑल्सो नेम एंड एक्सप्लेन द अदर मेथड ऑफ फ्लोटेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई और भी अगर यूज कर सकते हैं तो बाकी आप बता दो। ये मैंने आपको 5 बताए थे, इसमें आपको अगर याद होगा तो पब्लिक इशू था एक, तो ऑफर फॉर सेल तो है ही है जिसमें आपको मैंने ये सेकंड वो तो इसमें वो यूज कर ही रही है। इसके अलावा आप इसमें बाकी 4 के नेम बता सकते हो। पब्लिक इशू हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, राइट इशू है एंड इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू है। ये मैंने 4 नेम्स आपको पहले भी एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो ये आप इसको एक्सप्लेन करोगे इन सारे मेथड्स को। स्क्रॉल प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Question 8 is next question 8.
Yes, Radhika got 10 lakh rupees after selling her parental property which she had got as a gift from her grandmother. Her friend advised her to invest in securities in the stock market. Radhika was unaware of the procedure for the same. Her friend introduced her to a stock broker who was registered with the National Stock Exchange. राधिका की यहाँ बात हो रही है कोट 10 लाख रुपीज आफ्टर सेलिंग हर मतलब उसके पास इतना पैसा है शी हैड गोट एज ए गिफ्ट उसको अपने ग्रैंड मदर से गिफ्ट मिला है ठीक है हर फ्रेंड ने उसको एडवाइस किया है कि वो इन्वेस्ट कर दे इसको अपने स्टॉक मार्केट में और राधिका जो है वो अनअवेयर है इस प्रोसीजर से उसको नहीं पता इसके बारे में तो हर फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हर टू ए स्टॉक ब्रोकर तो उसने एक इंट्रोड्यूस कराया है ब्रोकर के साथ उसको who was registered with the National Stock Exchange ठीक है ये मैंने आपको दो टाइप के बताए थे तो राधिका अप्रोच्ड द ब्रोकर गाइडेड हर टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी एज वेल एज अ बैंक अकाउंट ठीक है उसने इसको गाइड किया कि वो दो अकाउंट ओपन करेगी एक डीमेट और एक बैंक तो राधिका ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट विद द एक्सिम बैंक तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है Identify the steps in the trading procedure for buying and selling of securities which have been discussed above. First of all, आपको इसमें क्या बताने हैं स्टेप्स बताने हैं बेटा प्रोसीजर हमने किया है ट्रेडिंग प्रोसीजर किया है तो वही प्रोसीजर के स्टेप्स बताने हैं इसमें उसने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस स्टेप्स बताएंगे आप इसमें सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर उसने ब्रोकर को यहाँ सिलेक्ट किया सेकेंड थिंग इसमें अभी तक जितना आपके केस में यूज हुआ है आप उतनी तक की प्रोसेस के इसमें स्टेप्स बताओगे आप उसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स बताने की जरूरत नहीं है सारे क्योंकि भी सारा कंप्लीट नहीं हुआ काम उसका अभी सिर्फ उसने अकाउंट ओपन ही कराया है तो सेकंड स्टेप है आपका ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट तो वो उसने ओपन कर लिया है तो बस ओनली फर्स्ट 2 स्टेप्स इसमें आप डिस्क्राइब करोगे ओके तो नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसीजर अब इस क्वेश्चन के आंसर में अब आपको नेक्स्ट 4 प्रोसेस जो है नेक्स्ट 4 जो स्टेप्स हैं वो बताने हैं जिसमें प्लेसिंग एन ऑर्डर मैचिंग द ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट तो मतलब आप आगे नेक्स्ट 4 इसके जो स्टेप्स हैं वो बता दोगे आपको प्रोसेस आती है मैंने आपको प्रोसीजर करा रखा है तो जो स्टेप्स है नेक्स्ट स्टेप आप इसमें कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ regulator of the securities market stock exchange के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर it continuous market where the securities are bought and sold okay it gives investors the chance to disinvest and reinvest through this process of disinvestment and reinvestment saving get channelized into their most productive investment avenue to ensure that the investment public gets a safe and fair deal in the market. The membership of the stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. It also ensures wider share of the ownership by regulating new issue, better practices and taking effective steps in the educating the public about investment. So students यहाँ बहुत सारे functions की बात करें various functions performed by the stock exchange are discussed in the above paragraph. इसमें सारे functions की ही बात की जा रही है तो ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है इससे क्या होता है बार बार अगर आप सेल परचेज होता है तो लिक्विडिटी बनी रहती है मार्केटेबिलिटी बनी रहती है तो बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ स्टेट द 4 फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज स्टूडेंट्स आपको यहाँ बाय कोटिंग लाइंस करनी है प्रॉपरली आपको उस लाइन के बारे में भी बताना है कि किस लाइन में किस फंक्शन की बात की जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर लाइन बताऊं तो इट गिव्स द इन्वेस्टर्स यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है सेकंड लाइन इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट इसका क्या मीनिंग है इसका मतलब है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी तो इससे क्या रहता है फाइनेंशियल मार्केट जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है से लगातार उसमें आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो दोबारा से या फिर आप अपना पैसा निकाल सकते हो मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और डिसइन्वेस्ट कर सकते हो इट मीन्स यहाँ पर मार्केट में क्या बना हुआ है लिक्विडिटी है और मार्केटेबिलिटी है यानी जिस रेट पे वो प्रवेल हो रहा है जिस रेट पे वो एग्जिस्ट हो रहा है आप उसको उसी रेट पे सेल परचेज कर सकते हो ठीक है सेकेंडली अगर मैं बात करूं यहाँ पर लाइन आपकी आ रही है
to ensure that the investing public get a safe and फेयर डील. मतलब यहाँ सेफ्टी और उससे रिलेटेड बात की जा रही है कि फेयर होगा सब कुछ. तो ये है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन. तो यहाँ जो वर्किंग है वो आपको पता है ये रेगुलेटेड है. तो इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको फॉलो किया जाता है. तो स्टॉक एक्सचेंज ऑफर करेगा यहाँ ट्रांसपेरेंट और फेयर एंड सेफ प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो ये आप लाइन का वहां पर कोट भी करेंगे और साथ में बताएंगे. तीसरी लाइन में बताएंगे आप थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू. इसका मतलब क्या हो रहा है कि लगातार लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इस मार्केट का बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूशन है. तो आप थर्ड फंक्शन बताएंगे कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, द एफिशिएंट फंक्शनिंग इसमें स्टॉक एक्सचेंज की क्या है कि चैनलाइज विद द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस एवेन्यू. So it promotes the process of capital formation indirectly through the process of continuous disinvestment and reinvestment of saving. ठीक है, एंड ये लीड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को. फोर्थ अगर आप मैं बताऊं नेक्स्ट लाइन आपकी आ रही है, इट ऑल्सो इंश्योर्स वाइडर शेयर ऑफ ऑनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स. ये आपकी इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ये आपकी. ऑल्सो मतलब वैसे ये लास्ट लाइन है आपकी मेन पैराग्राफ की. तो इसमें क्या है, ये क्या शो कर रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट. स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है एक मैकेनिज्म टू प्रमोट द हैबिट ऑफ द सेविंग अमाउंट अमंग पीपल बाय एजुकेटिंग एंड ऑफरिंग देम lucrative avenues for investment. तो यहाँ existence of well regulated and efficient system है for trading in securities motivates people to take an active part in the process of exchange. ठीक है, इसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं. सो देयर बाय इट इंश्योर्स वाइडर शेयर ओनरशिप बाय फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस इन स्टॉक ट्रेडिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10. स्क्रॉल क्वेश्चन नंबर 10. This one, yes. An investor wanted to invest rupees 20,000 in treasury bill for a period of 91 days. यहाँ इन्वेस्टर जो है वो 20,000 का उसके पास है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है ट्रेजरी बिल में चाहता है 91 डेज के लिए. So when he approached the Reserve Bank of India for this purpose, he came to know that it was not possible. Identify the reason why the investor could not invest in the treasury bill. क्यों नहीं कर सकता वो इन्वेस्टर जो है, क्योंकि उसकी the investor could not invest in the treasury bill since the minimum value of the treasury bill क्या है rupees 25,000. क्योंकि वो 20,000 इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 25,000. इट कैन बी परचेज इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000 ओनली. अगर 25,000 से वो ज्यादा यानी कि करना चाहे मान लो 30,000, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25,000 या फिर 50,000 या फिर 75,000 मल्टीपल्स होगा इनका. 25,000 मिनिमम है. ठीक है, और अगर इससे ज्यादा करना है तो उसका मल्टीपल करना पड़ेगा उसको. आगे क्वेश्चन 10 तक ही आज हम करेंगे स्टूडेंट्स. तो आज यहीं तक आप रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स. सो रिवाइज फर्स्ट 10 केस स्टडीज ऑफ दिस चैप्टर एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.